Hello everyone, myself Neelam Bajpayee and welcome back to my channel Chancellor Computer Institute. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सी के कुछ रूल्स के बारे में बात की थी और एक प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ हो रहे हैं, उसकी क्या मीनिंग होती है, उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग सी के कुछ टोकन्स जो हम लोग अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोग्राम में, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी टोकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सी टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर द इंडिविजुअल एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि कंपाइलर क्या होते हैं। कंपाइलर का काम क्या होता है? हमारी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, क्योंकि हमारी खुद की जो भाषा होती है वो कंप्यूटर के द्वारा समझ में नहीं आती, नहीं कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझ सकता है, इसलिए प्रोग्राम को कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है। तो एक हमारे पास ट्रांसलेटर होता है, वो कंपाइलर होता है जो हमारी प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो टोकन्स हमारे इंडिविजुअल एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी किसी भी प्रोग्राम में जब तक टोकन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारे पास जो सी टोकन्स होते हैं वो होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर्स। हम एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके पास कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये कीवर्ड्स हमारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स whose meaning is fixed। इसको हम लोग इनबिल्ट कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? वही सेम चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक इंट है, इंट क्या है? एक कीवर्ड है। इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, वॉइड है। These are the keywords, these are the reserve keywords। रिजर्व का मतलब क्या हो गया है कि इसकी मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है वो है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अलमारी है, अलमारी की एक चाबी है, तो जो अलमारी की चाबी होगी उस चाबी को हम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए रिजर्व है। गाड़ी की चाबी है, वो कोइंसिडेंस होता है कि वो दूसरे बाइक में लग जाती है, लेकिन वो क्या होता है? रिजर्व होता है, यानी कि वो एक फिक्स होता है, वो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिजर्व हो गया है। तो कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी मीनिंग फिक्स होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है कि नेमिंग करना। अगर आपको किसी भी चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स की नेमिंग करना, आप किसी भी एरे का नाम दे सकते हैं, आप किसी भी फंक्शन का नाम दे रहे हैं, यानी कि स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइडेंटिफाई एक प्रकार जैसे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन। आप अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए। एमसी का जैसे आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफिकेशन दीजिए उसका। तो इसी तरीके से आप जब अपने प्रोग्राम में एरे वगैरह यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे, तो आप उसकी एक नेमिंग देंगे कि फंक्शन का क्या नाम है, वेरिएबल का क्या नाम है। तो आइडेंटिफायर्स मीन्स किसी भी चीज़ की या किसी भी यहाँ पर जो हम नेमिंग करेंगे एरे की, फंक्शन की, वेरिएबल्स की, तो उसकी जस्ट नेमिंग करना इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये हमारे क्या होते हैं? ऐसे कांस्टेंट्स यानी कि हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 10 किया, तो ये हमारी क्या है? कांस्टेंट्स वैल्यूज है। कांस्टेंट्स वैल्यू कैन नेवर बी चेंज एट द रन टाइम। कांस्टेंट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम इसकी बात करें, कांस्टेंट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक
और दूसरा होता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, और दूसरा होता है रियल कॉन्स्टेंट्स। और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हमारे भी, इसमें हमारे का सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, और दूसरा होता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम जब बनाएंगे उसमें हम कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारी वैल्यू किस टाइप की है, वेदर इट इज़ इन इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप, रियल टाइप, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स एसेट्रा एसेट्रा। तो बेसिकली आपके पास जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ये आपकी नॉन डेसिमल वैल्यूज़ होती है, यानी यहाँ पर डेसिमल का कोई काम नहीं होता है। आप यहाँ पर पॉजिटिव दे सकते हैं, आप यहाँ पर नेगेटिव दे सकते हैं, आप यहाँ पर ज़ीरो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स मतलब है कि नॉन डेसिमल वैल्यू का होना, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यूज़। रियल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? रियल कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? डेसिमल वैल्यूज़। डेसिमल वैल्यूज यानी पॉइंट, जैसे 23.78, दैट इज कॉल्ड रियल कॉन्स्टेंट्स। रियल कॉन्स्टेंट्स में आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ज़ीरो भी ले सकते हैं। अब ज़ीरो का मतलब क्या है? जैसे 0.0 या 1.0, इस तरीके से भी ज़ीरो का भी इस्तेमाल आदमी कर लेता है। तो रियल कॉन्स्टेंट्स मीन्स फ्लोटिंग वैल्यूज़, मतलब कि यहाँ पर हम डेसिमल वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके रियल वैल्यू स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 का डिवाइडेशन 2 से करते हैं, तो अगर हम इंटीजर के फॉर्म में लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? ओनली 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद वैल्यू हम रख नहीं सकते हैं। अगर रियल की बात करते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 2 जिसे अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 2 4 और ये 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10। इस तरीके से आप इसको दे सकते हो, 2.5 आंसर आएगा। तो ये डिफरेंस होता है आपका इंटीजर कॉन्स्टेंट्स और रियल कॉन्स्टेंट्स में। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देती हूँ ताकि आपको आगे की चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की। तो सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ओनली वन अल्फ़ाबेट। लेकिन अब हमारा जब प्रोग्राम बनेगा तो हम उसमें जैसे कोई नाम लिखना है, रवि, शंकर एसेट्रा एसेट्रा, तो यहाँ पर हम सिंगल कैरेक्टर से क्या काम करेंगे? तो उस कंडीशन में हमको क्या करना? कैरेक्टर एरे का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल कैरेक्टर में हम लोग कैरेक्टर एरे कैसे ले सकते हैं? या सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए, बी, सी। मतलब सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल कोट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कैरेक्टर एरे का इस्तेमाल करना है तो वी कैन यूज़ ए, बी, सी। इस तरीके से हम लोग ए बी सी को एक कैरेक्टर एरे में डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि ओनली वन कैरेक्टर वी कैन रिप्रेजेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे तो इंग्लिश में हम लोग बोलते थे कि ओनली वन अल्फ़ाबेट, यानी एक कैरेक्टर। देन हम लोगों ने वर्ड पढ़ा। वर्ड का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ वर्ड। वर्ड की कलेक्शन को हम लोग सेंटेंस पढ़ते, जैसे दिस इज़ अ कार्ड, तो दैट इज़ अ सेंटेंस एंड दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं, अगर हम ABC लिखते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल कोट से। डबल कोट से जो भी चीज़ रिप्रेजेंट होती है, जो भी वर्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ
कैरेक्टर्स, यानी कई सारे कैरेक्टर्स मिला करके आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट या यू आर ए स्टूडेंट, तो आप कोई भी चीज़ अगर स्पेसिफाई करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो हमने देखे, इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन की है। तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स। एक और चीज़ इसमें रह गई है, वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर हमें कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल्स होने ज़रूरी हैं। तो अभी हम लोग जैसे कांस्टेंट की बात की, तो कांस्टेंट्स में हमें जब तक कांस्टेंट कब देंगे, जब हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो वेरिएबल्स हमारे पास जैसे x है, x = 10 है, y = 20 है, तो दीज आर द वेरिएबल्स। अगर हम लेते हैं नेम, तो नेम क्या है? एक वेरिएबल का नाम है जिसमें हम लोग एक नेम स्पेसिफाई करेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मेमोरी में एक जगह ऑक्यूपाई करते हैं टू स्टोर द वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बाद में अब हम लोग इसमें के कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल को कैसे स्पेसिफाई करना है, कैसे इसको हम लोग देते हैं। तो वेरिएबल्स में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी? वेरिएबल के नेम को हमेशा आपको कैरेक्टर से, यानी कि इसमें मतलब आप किसी भी वेरिएबल का अगर नाम देना है तो ऑलवेज स्टार्ट विथ कैरेक्टर। तो पहला इसका नियम है, यानी कि रूल्स ऑफ वेरिएबल। पहला क्या है? ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अल्फ़ाबेट्स। हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। नेवर स्टार्ट्स विथ नंबर। यूज अंडरस्कोर सिंबल टू स्टार्ट द वेरिएबल। मतलब कि अगर आपको सपोज सिंबल से शुरू ही करना है तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर का साइन क्या होता है आपका? ये होता है। वैसे कोई कंपल्सन नहीं है, आप कंपल्सरी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमको स्पेसेस का यूज़ करना है, जैसे हमें दो नाम लिखने हैं, जैसे फादर्स नेम, तो कुछ लोग लिखते हैं फादर्स नेम। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसेस का यूज़ किया है, तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड। स्पेसेस आर नॉट अलाउड। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर साइन। अगर आपको लिखना है यू कैन यूज़ अंडरस्कोर सिंबल। जैसे एग्जाम्पल फादर स्पेस नेम। तो वेरिएबल नेम में स्पेसेस आर नॉट अलाउड, यू कैन यूज़ अंडरस्कोर साइन। और यहाँ पर हम लोग 31 कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी इतने बड़े बड़े नाम कोई नहीं लिखता है। अब किसी को अपना बड़ा नाम लिखना है, जैसे आपका कोई भी नाम है राणा प्रताप करके, इस तरीके से कोई बड़ा बड़ा वेरिएबल का नाम नहीं लेता। वेरिएबल का नाम ले भी सकते हैं बड़ा, लेकिन इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं, क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम में जब किसी वेरिएबल का नाम देते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वेरिएबल्स नेम छोटे ही होने चाहिए। तो ये हमारे क्या है, ये रूल्स हैं हमारे। वेरिएबल्स को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो ये सारे रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। क्लियर? अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक और नया जो कॉन्सेप्ट है वो लेके चलते हैं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स देखिए नाम क्या है, अगर इसको दो भागों में डिवाइड करें तो डेटा टाइप यानी किसी भी डेटा का टाइप होना, और ये कॉमनली कोई भी जान सकता है कि डेटा जैसे नंबर है तो नंबर का टाइप होता है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का टाइप होता है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का टाइप होता है। तो डेटा टाइप हमको क्या समझाता है? डेटा टाइप हमको समझाता है पहला टाइप ऑफ डेटा और दूसरा साइज ऑफ डेटा। मतलब कोई भी अगर हम चीज़ यूज़ करते हैं तो वो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करता है। तो जहाँ पर हम जो भी वेरिएबल्स लेंगे तो उसकी क्या जगह होगी, जो वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या साइज़ होगा, ये सारी चीज़ें हमारी डेटा टाइप्स के अंदर आएंगी। डेटा टाइप्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनबिल्ट डेटा टाइप्स और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। इनबिल्ट डेटा टाइप्स को हम लोग इनबिल्ट भी बोल देते हैं, जो हमारे इनबिल्ट बने हुए यानी प्राइमरी डेटा टाइप भी बोल देते हैं, फंडामेंटल भी बोल देते हैं, और जो यूज़र डिफाइन होते हैं ये हम लोग इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वगैरह जो बोलते हैं वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनबिल्ट डेटा टाइप्स एंड यूज़र डेटा टाइप्स ये आपके दो प्रकार के होते हैं। इनबिल्ट डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं, जो पहले से बने बनाए होते हैं, यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। इनबिल्ट का मतलब होता है पहले से बने बनाए डेटा टाइप्स, यानी ऐसे डेटा टाइप जो हमारे पहले से बने हुए, इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। यूज़र डिफाइन का मतलब क्या होता है, जो यूज़र खुद बनाता है, और यूज़र डिफाइन करने के लिए हमें इनबिल्ट की ज़रूरत पड़ती। बिना इनबिल्ट के हम लोग जो आपके यूज़र डिफाइन होते हैं उनको नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो यूज़र डिफाइन में क्या है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। तो यूज़र डिफाइन जो होते हैं हमारे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये 5 हमारे होते हैं। यूज़र डिफाइन को बनाने के लिए इनबिल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और यूज़र डिफाइन हम लोग अपने आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग यूज़र डिफाइन को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इनबिल्ट डेटा टाइप्स के बारे में। ये इनबिल्ट डेटा टाइप्स हमारे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड ये मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाइट प्लस साइज इन बाइट्स। तो ये आपका लेता है 2 बाइट, ये आपका 1 बाइट लेता है, ये 4 बाइट लेता है, ये 8 बाइट लेता है, और इसकी वैल्यू 0 ही होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो क्या होता है, %d, %c, %f, %lf, और ये आपका इसका कुछ नहीं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो हमें तो पता है कि हम यहाँ पर इंटीजर का यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट का यूज़ कर रहे हैं, डबल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब वैल्यूज़ के हिसाब से हमें पता चल जाता है, लेकिन आपके सिस्टम को कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम इंटीजर को समझाने के लिए हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज़ करेंगे, कैरेक्टर के लिए %c का यूज़ करेंगे, फ्लोट के लिए %f का यूज़ करेंगे, डबल के लिए lf का यूज़ करेंगे, और वॉइड की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब वॉइड का मतलब होता है 0। तो इनका यूज़ हम लोग करेंगे। इसके अलावा भी हमारे और भी डेटा टाइप्स, जैसे आप इसमें क्या कहते हैं, सिंगल में भी काफ़ी
इंटीजर में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे साइंड के होते हैं, अनसाइंड के होते हैं। तो इनके क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो हम लोग धीरे धीरे जैसे ही प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास कि दो तरीके के डेटा टाइप्स हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिनको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे और समझाएंगे कि हम किसी भी प्रोग्राम में अपने वेरिएबल्स को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो नॉर्मली एक प्रोग्राम लेते हैं, उस प्रोग्राम में हम दो वैल्यूज़, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को लेंगे और उसको इनपुट कराएंगे। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो दो लाइनें हैं कि हमें लिखनी है। stdi.h फॉर स्कैनफ और printf फंक्शन, colio.h इज़ फॉर clr फंक्शन और getch फंक्शन। तो ये टू लाइन्स आर कंपल्सरी जो हमें लिखनी। उसके बाद वॉइड मेन शुरू करेंगे, कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के बाद में पहली चीज़ होती है कि हमें किसी भी वेरिएबल को देना है। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देते हैं, तो वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट के बाद पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10, कॉमा y इज इक्वल्स टू 20। आप इसको सेपरेट लाइन में भी लिख सकते हैं और एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग SCR फंक्शन का यूज़ करते हैं, देन मैसेज प्रिंट कराएंगे। प्रिंटर हमें x की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमें उसके लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग %d लेंगे। अब एक वेरिएबल के लिए 1 %d, दो वेरिएबल के लिए 2 बार %d, 3 वेरिएबल के लिए 3 बार %d का इस्तेमाल करेंगे। %d 2 टाइम्स दिया और यहाँ पर x, y। तो ये आपका आउटपुट कैसा आएगा? अगर हम इसके आउटपुट की बात करते हैं तो इस वाले का आउटपुट क्या आएगा? 10, 20। कोई स्पेस नहीं, कोई लाइन चेंज अपने आप से नहीं होगी जब तक आप उसको देंगे नहीं। अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं प्रिंटर %d /t %d एंड x, y, तो यहाँ पर एक /t का इस्तेमाल किया है। ये क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस होता है, एस्केप सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है? /t का मतलब होता है टैब लाइन और /n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो अगर हम यहाँ पर /t का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? 10 और स्पेस देके थोड़ा सा 20, क्योंकि जो टैब लाइन होती है वो थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करती है। अगर हम देते हैं printf %d /n %d x, y, तो अब ये क्या करेगा? आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से आएगा, 10 और नीचे लिख देगा 20, क्योंकि हमने न्यू लाइन का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर 10, 20 क्या है? अगर हम इसके साथ में इसकी वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं, कैसे कराएंगे? प्रिंटफ x इज इक्वल्स टू %d, जिसकी वैल्यूज़ उसके पहले क्या लगा देंगे? उस वेरिएबल का नाम, और दूसरा फिर /n लगाया, y इज इक्वल्स टू %d और यहाँ पर x, y। अब ये आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट कुछ समथिंग ऐसा होगा, x इज इक्वल्स टू 10 और न्यू लाइन पे आकर के y इज इक्वल्स टू 20। तो ये क्या काम करता है? ये आपका न्यू लाइन पे आएगा और विद मैसेज आएगा। तो ये आपका पहला आउटपुट है, ये दूसरा आउटपुट है, ये तीसरा आउटपुट है, ये चौथा आउटपुट है। आपको ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने सिर्फ समझाने के लिए तौर पे आपको लिखा था। बाकी प्रोग्राम आपका ये और भी जानते हैं आप, जैसे आप एग्ज़ाम देते तो उसमें भी और करके लिखा, तो या तो ये और कहीं कोई लिखना नहीं वहाँ पर आपको। एंड लास्ट वन getch फंक्शन, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। getch का यूज़ मैंने आपको बताया ही था कि इसका काम क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करना, और कर्ली ब्रैकेट ये ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द मेन फंक्शन है। तो ये एक सैम्पल था प्रोग्राम का, जिसमें मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया, और डेटा टाइप्स में हम उस पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स हैं, इंटीजर का यूज़ करना बताया कि कैसे यूज़ करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है मैंने आपको एक प्रोग्राम के द्वारा बताया।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने इसमें हर लाइन को आपको समझाया है कि क्या है, कैसे करना है। इनबिल्ट फंक्शंस में, इनबिल्ट डेटा टाइप्स में, आपके जो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, धीरे धीरे करके हम लोग आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसके विषय में। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डीपली बताया है कि इसमें फॉर्मेट स्पेसिफाइड क्या यूज़ करना है, इसको कैसे हमें देना है, मैसेज के साथ में लेना है तो कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है तो कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो लाइक हुआ, पसंद आया, देखा आपने, इसको आपने पसंद किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो नीचे बेल बटन होता है, प्लीज़ उस बटन को पुश करिए। टिल देन, गुड बाय।